नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 19 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में आया है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, भारत की जो जनगणना है वो कब से शुरू हो रही है, और अभी तक आपने पढ़ा होगा मदरसों में जो है क्या कुरान पढ़ाई जाती थी, इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा मदरसा बन गया है जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा, साथ में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा कहाँ पे मदरसा बना हुआ है, आइए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में आया, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है थरमन स्वर्णमुखरत्नम, इनका नाम है। ये जो है क्या है, कोणार्क में 13वीं शताब्दी में बना जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसमें जो है भ्रमण पर आए हैं। कहाँ के, ये अब पूछा जाएगा कि कहाँ के जो है राष्ट्रपति आए थे, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति आए। इनके साथ में इनकी पत्नी भी आई हुई। इनकी पत्नी का क्या नाम है, तो जेन इमुको इटाटोगी इनका नाम है इनकी पत्नी का। तो ये साथ में अपने घूमने आए हैं, भ्रमण करने आए हैं, तो याद रखिए। अगर बात करते हैं कि सिंगापुर की, तो सिंगापुर के जो है बात करते हैं सिंगापुर की मुद्रा की। तो मुद्रा क्या है, सिंगापुर की मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है, याद रखिएगा। मुद्रा जो है डॉलर है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर अगर बात करते हैं कि सिंगापुर की राजधानी, तो सिंगापुर की राजधानी जो है वो सिंगापुर शहर है। सिंगापुर की राजधानी जो है वो क्या है, तो सिंगापुर शहर है इसकी राजधानी। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। राजधानी भी पूछी जाती है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। ये जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है उड़ीसा के पुरी में जो स्थित है सूर्य मंदिर। अब उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में सबसे अभी चर्चा में आया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो समारोह का आयोजन किया गया था वो भी कहाँ किया गया था, उड़ीसा में ही किया गया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका कहाँ पे, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में किया गया था, याद रखिए। इसका जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का आयोजन भी उड़ीसा में किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं, जब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा की अगर बात करते हैं सीएम की, तो सीएम कौन है उड़ीसा के, तो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम है। अगर उड़ीसा के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, तो उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास गवर्नर हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन भी किया गया था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, तब उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगली हमारी हेडिंग है, देश की आज़ादी के साल से जुड़ सकता है जनगणना का चक्र। तो यहाँ पे बात करते हैं, जनगणना बताई गई, कुल मिलाकर जनगणना कब से स्टार्ट होगी। तो पहले तो 2011 में जनगणना हुई थी, मतलब 2011 के बाद कब होनी थी, तो 2021 में होनी थी। अब 2021 में क्या हुआ था, कोरोना काल लग गया था, इसलिए नहीं हो पाए। अब कोरोना काल लग गया इसलिए नहीं हो पाए। अब 2021 की जनगणना बताई जा रही है कि उम्मीद है 2027 में होगी। तो होने की उम्मीद कब है, 2027 में। 2021 की जनगणना मतलब 6 साल लेट हो गया। और वैसे ही अगर बात करते हैं फिर 2031 में होने की थी, मतलब 21 के बाद 31 में होनी। तो 31 की जो गणना होगी 2037 में बताई जा रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि 2021 की गणना जो है कब उम्मीद है होने की, 2027 में होने की उम्मीद है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं जनगणना जब जो है भारत में कब से स्टार्ट होती, तो ब्रिटिश काल, जो अंग्रेज थे उन्होंने शुरू की थी ब्रिटिश काल में। तो ये जो है कब शुरुआत होती, तो 1872 में हुई थी, याद रखिए शुरुआत। फिर बात करते हैं आज़ादी के बाद जो है जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर बात करते हैं जो जनगणना है, मतलब यहाँ पे बताया गया, अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी मेरी, तो ये बताया गया कि
जो विपक्ष के दल हैं, जो भाजपा सरकार है उसके विपक्ष के जो दल हैं, उन्होंने कहा जातिवार भी जनगणना कराई जाए, लेकिन जो सरकार के लिए बड़ा मुद्दा हो जाता है जाति का, तो इसलिए जो है सरकार मतलब उस पर फैसला नहीं ले सकती है, ऐसा जो है न्यूज़पेपर में कल आया था। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगली है हमारी हेडिंग दी आयुष्मान भारत के तहत 70 और उससे अधिक आयु के जो 6 करोड़ नागरिक जो इसमें शामिल हो चुके हैं, किसमें, तो आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं और उससे अधिक वर्ष के जो लोग हैं वो भी इसमें जो है 6 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं इस योजना में। आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है, जन आरोग्य योजना, तो इसमें जो है कितने भागी हो चुके हैं नागरिक, तो इसमें 6 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो है आयुष्मान भारत में जो 70 से ऊपर के लोग हैं या 70 के जो हैं वो कितने लोग शामिल हो चुके हैं, तो जो है 6 करोड़ लगभग बताए गए हैं। आगे बात करते हैं, अगर पूरी जनसंख्या देखा जाए भारत की तो 45% जो है इसमें योजना में लाभ उठा रहे हैं लोग, और 5 लाख रुपए जो है स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। तो इस योजना के तहत अगर इसकी योजना की बात करें तो स्टार्ट होती है ये योजना 1 मार्च 2019 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये कार्यक्रम में कहाँ पे हुआ था, तो IIM अहमदाबाद का में इसमें आयोजित होते एक कार्यक्रम, कौन सा, तो IIMA हेल्थ केयर समिट 2025 की। इसमें जो है जो जेपी नड्डा जी हैं मंत्री जी, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण, इन्होंने कहा है 4.2 करोड़ लोग जो हैं इसमें लाभ उठा रहे हैं इस योजना का। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसमें कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, तो 4.2 करोड़ लोग जो हैं लाभ उठा रहे हैं इस योजना का। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये योजना कब प्रारंभ होती है, ये भी चीज़ें पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे अगली हमारी हेडिंग दी है देहरादून में वक्फ बोर्ड का आधुनिक मदरसा तैयार, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो जो मदरसा तैयार किया गया आधुनिक रूप से, उसमें जो है क्या पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, NCERT पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा। और ये कहाँ पे बना है, तो देहरादून में बना है। देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अब यहाँ पे राज्य भी दिया जा सकता है, स्थान भी दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में देहरादून है। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका नामकरण, मदरसे का नाम क्या दिया गया है, तो मदरसे का नाम दिया गया है जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है मदरसे का। अब पूछ लिया जाएगा जो मदरसा खोला गया है आधुनिक रूप से, उस मदरसे का नामकरण किसके नाम से किया गया है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं मदरसे में जो है NCERT जो है सिलेबस, वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा इसमें। और बात करते हैं इसमें विज्ञान और संस्कृत भी बच्चे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए अलग कर देता है क्या, इसमें विज्ञान और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। जो भी NCERT पाठ्यक्रम होगा वो भी पढ़ाएगा, साथ में जो है संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। मदरसे में आज तक जो है क्या कुरान पढ़ाई जाती है, इस्लामिक जो है शिक्षाएँ दी जाती हैं, लेकिन मदरसे में पहली बार ऐसा उत्तराखंड में हो रहा है। देहरादून में मदरसा आधुनिक रूप से खोला गया जिसमें NCERT सिलेबस भी चलेगा, साथ में क्या होगा, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इसी को अलग कर देता है, यहीं से प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रथम चरण में इसमें कक्षाएं कब तक कितनी संचालित की जाएंगी, तो इसमें 1 से 6 तक की जो है कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन अभी तक अगर पूछा जाए कि प्रथम चरण में जो है कक्षाएं कितने तक की संचालित की जाएंगी, तो 1 से 6 तक क्लास तक की संचालित की जाएंगे। आगे बात करते हैं जो वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, तो शादाब शम्स, ये जो है ये पूछे जा सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है। आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है ये जो अध्यक्ष है इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं अब वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं इसमें मदरसे में, तो ये बताया है इन्होंने। आगे बात करते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिया है, उत्तराखंड ऐसा राज्य था जिसने जो है समान नागरिक संहिता भी लागू किया था। तो याद रखिए पहला ऐसा देश, जो देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जो है समान नागरिक संहिता भी लागू किया है अपने राज्य में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 44 अनुच्छेद में मिलता है। और 44 अनुच्छेद कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो जो DPSP है, DPSP जो है DPSP, उसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित, इसी के अंतर्गत जो आता है वो DPSP के अंतर्गत यही आता है, समान नागरिक संहिता भी आती है, याद रखिए। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने अपने राज्य में लागू कर रखा है।
तो इतनी चीज़ें याद रखना है कि मदरसा कहाँ पे बना है, किसके नाम पे बना है, मतलब कौन सा नामकरण किया गया है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग होता है, तो 2000 में अलग होता है। ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट में प्रश्न बनता है तो उसकी स्टैटिक जो रिलेटेड है वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग है ला पेरोस अभ्यास में भाग ले रही है भारतीय नौसेना। तो आइए जानते हैं, तो इस अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना के साथ 8 देश इसमें भाग ले रहे हैं और ये जो है मेगा वार गेम है, याद रखिएगा। इसमें जो है भारतीय नौसेना शामिल होगी और अमेरिका, फ्रांस के साथ जो है 8 देश शामिल होंगे। 8 कौन कौन से देश हैं, तो इसमें भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कनाडा और ब्रिटेन। ये 8 देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है नौ सैनिक अभ्यास जो है कहाँ पे कराया जाएगा, तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच में जो मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जो स्टेट है वहाँ पे चल रहा है। और जो अभ्यास जहाँ पे चल रहा है वैश्विक समुद्री व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग माना जाता है। यहीं पे जो अभ्यास चल रहा है और ये जो 16 तारीख से स्टार्ट होता है और 2 दिवसीय जो है अभ्यास था, मतलब 18 तारीख में समाप्त हो गया है। आगे बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के द किंग नहीं रहे। तो ये इनका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है और इनका जन्म होता है, कब होता है, तो 24 फरवरी 1940 में जन्म होता है और इनकी डेथ हो गई 17 जनवरी 2025 में डेथ हो गई। कितने वर्ष के थे, तो 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था, तो नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, फुटबॉल खेल से संबंधित थे और दिग्गज डेनिस ला जो थे, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये ऐसे एक खिलाड़ी थे, स्कॉटलैंड के थे, मूल निवासी स्कॉटलैंड के थे। बेलन डियोर पुरस्कार जीतने वाले जो है स्कॉटलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी थे, मतलब इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ये फुटबॉल में ये जो है पुरस्कार जीता था। बाकी इनको नाम से क्या जाना जाता था, द किंग कहते थे, द लामेन कहते थे, याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा। या ऐसे पूछ लिया है द लामेन जो है किसको जाना जाता था, तो डेनिस ला को जाना जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के जो है मूल निवासी थे, बाकी यूनाइटेड किंगडम में रहते थे। आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में 11 वर्ष बिताए और 11 वर्ष में 404 मैचों में 237 गोल किए और स्कॉटलैंड में 55 मैच खेले जिसमें से 30 गोल किए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम क्या है और इनका उपाधि क्या है, मतलब किस नाम से जाने जाते हैं और कहाँ पे जो है इन्होंने मैच खेले सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग दी है, क्या दी है, मंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो है कहाँ पे स्थान पड़ता है मंगलुरु, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है ये स्थान। और यहाँ पे जो है पतंग अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया और इसमें जो है क्या किया गया, तो इसमें जो है 52 पतंगबाज जो है बुलाए गए थे। और 52 पतंगबाज जो बुलाए गए, अंतर्राष्ट्रीय इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो 52 पतंगबाज बुलाए गए थे उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो 52 में से अगर बात करते हैं जो पतंगबाज थे, तो इसमें जो थे यूके था, यूके के जो पतंगबाज थे वो शामिल थे, ग्रीस के थे, ग्रीस और इटली के थे, इटली के पतंगबाज थे और जर्मनी के पतंगबाज थे और किसके थे, स्वीडन के पतंगबाज थे, स्वीडन के और इंडोनेशिया में अभी और चर्चा करेंगे, जब इंडोनेशिया की बात है थोड़े से और चर्चा कर लेंगे। इतने जो देश थे यूके, ग्रीस, इटली, जर्मनी, स्वीडन और इंडोनेशिया के, ये सभी देशों के कितने पतंगबाज शामिल थे, तो 22 पतंगबाज शामिल थे इसमें। और अगर बात करते हैं कुल कितने थे, 52 थे, तो 22 अदर देशों के हो गए और जो हैं 30 क्या थे, तो 30 जो है अपने भारत के ही थे। तो 30 में भारत में कौन कौन से राज्य हैं, तो भारत में उड़ीसा हो गया, देखिए अभी पीछे उड़ीसा की बात की है तो आप याद रखिए, उड़ीसा हो गया, फिर कौन सा हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र और फिर गुजरात के लोग शामिल थे पतंगबाज। फिर बात करते हैं गुजरात के बाद कर्नाटक,
कर्नाटक के, क्योंकि कर्नाटक में ही जो है आयोजित किया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 4 राज्यों के जो हैं 30 पतंगबाज शामिल थे, और जो है और अदर देश के जो शामिल थे वो 22 लोग शामिल थे। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने जो है पतंगबाज शामिल थे और एक जो है कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इंडोनेशिया की बात है, तो इंडोनेशिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्षेत्र में अपना जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 26 तारीख में, 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? तो ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं। कौन है प्रेसिडेंट? तो ये प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांटो। ये जो है आ रहे हैं अपने यहाँ। 76वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये पूछा जा सकता है। पिछली बार 2024 में जो आए थे फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे वो आए थे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पूछा गया था प्रश्न, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है दुनिया के सामने आया पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस ब्रेन। तो ये जो है ब्रेन क्यों आया, ऐसा क्यों चर्चा में आया, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन जो है 1986 में, आज के दिन 1986 में क्या हुआ था? पर्सनल कंप्यूटर का पहला वायरस ब्रेन जारी किया गया था। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा पर्सनल कंप्यूटर का पहला वायरस ब्रेन जो है कब जारी किया गया था? तो जो है 1986 में जारी किया गया था। और ये जो है एक कंप्यूटर ऐसा था जो किसी डाटा को कॉपी नहीं करने देता था। जो 2 पाकिस्तानी भाइयों ने इसको बनाया है। तो कौन से पाकिस्तानी भाई हैं? तो बासित और दूसरे कौन है? तो अमजद। तो इन्होंने दोनों लोगों ने बनाया है इसको। और इसमें जो है क्या कहा है इन्होंने, सॉफ्टवेयर की अवैध रूप से नकल करने वाले ग्राहकों से तंग आ गए थे, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर बनाया था। तो यहाँ पे बस ऐसा पूछा जाएगा कि पर्सनल कंप्यूटर का पहला वायरस ब्रेन कब जारी किया गया था? तो 1986 में जारी किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है। आगे दिया है जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी? तो इंदिरा गांधी। आज के दिन उन्होंने शपथ ली थी। मतलब कि 19 जनवरी 1966 में शपथ ली थी इन्होंने। तो याद रखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आज के दिन उन्होंने शपथ ली थी, इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया है। आगे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका निधन होने के बाद जो है चुनाव होता है। मोरारजी देसाई को हराकर इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। और इनको जो वोट मिले थे, कितने वोट मिले थे? तो इनको मिले थे 355 वोट मिले थे। मोरारजी देसाई जी को 169 वोट मिले थे। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आज के दिन उन्होंने शपथ ली थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और मोरारजी देसाई का नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, पार्वती गिरी। तो पार्वती गिरी की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1926 में जन्म होता है। और इनका जन्म जो हुआ था आज के दिन 19 जनवरी को जन्म होता है। उड़ीसा के समलाई पदर में गांव था, वहाँ पे जन्म होता है। 11 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के जो संगठन थे उसमें जो है भाग ले लिया। और इन्होंने जो है अहिंसा, आत्मनिर्भरता और गांधीवादी विचार जो हैं सिद्धांत थे उन पर इन्होंने जो है कार्य किया है। और एक बात महत्वपूर्ण ये बन जाती है 1940 में जो है गाँव के लोगों को चरखा चलाने और खादी कपड़े के लिए जो है इन्होंने प्रेरित किया। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें भी इन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई थी। और ये शामिल हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जो चला था, गांधी जी ने जो चलाया था। और स्वतंत्रता के बाद समाज सेवा में जुड़ गई। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा क्यों चर्चा में आया पार्वती गिरी का, तो ये पूछ लिया जाए पार्वती गिरी की जो है भूमिका कौन से आंदोलन में रही? तो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका रही। ये शामिल थे भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है 1940 में चरखा चलाना और जो है खादी कपड़े के लिए लोगों को प्रेरित किया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जो है
19 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप डेली का न्यूज़पेपर जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स से संबंधित जो घटनाएं होती हैं डेली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको पेपर का एनालिसिस पूरा कंप्लीट मिलेगा शाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।